अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनुषा। ये कोर्स MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से MBA कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। इसकी तमाम ऑनलाइन वीडियोस यहीं पे अपलोड की जाएंगी। तो अगर आप लोग इसको लर्न करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। ऑलराइट, सो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हम मैनेजर्स को सपोर्ट देने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बना सकते हैं जो बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को होल्ड भी करेगा और मैनेजर्स को सपोर्ट देगा कि वो बेटर डिसीजन मेकिंग भी कर सके, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग भी कर सके। हमने इसमें देखा था कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 3 वाइटल रोल प्ले करता है, जिसमें वो ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, यानी आपके ऑपरेशंस जो पहले मैनुअल हो रहे थे वो कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगे, जिससे आपके ऑपरेशंस की एक्सीलेंस, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा इंक्रीज होगी। इसी तरह मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए पहले डिफरेंट रिपोर्ट्स मैनुअली बनानी पड़ती थी और डिफरेंट रिपोर्ट्स का ट्रैक रखना पड़ता था और पेपर वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता था। वो अब उनसे जो बच गए हैं एक हिसाब से, और उनके लिए कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर उनके पास स्केड्यूल रिपोर्ट्स आती हैं, प्लस ऑन डिमांड क्वेश्चंस होते हैं, वो कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। उनके सामने ग्राफ, चार्ट्स और इस तरह की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में सारा डेटा और सारी एंट्रीज आ जाती है, जिसके बाद वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। प्लस हमने ये भी देखा कि मेजर टास्क जो इन सॉफ्टवेयर का होता है वो कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करना होता है, यानी आप तो किस तरह से अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए अपनी सर्विसेज जो आप यूजर्स को दे रहे हैं, वो सर्विसेज देते हुए आपको एक्सीलेंस जो है वो अचीव करनी है। अगर आप एक्सीलेंस अचीव करेंगे तभी आपका बिजनेस प्रोग्रेस की तरफ जाएगा, तभी आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कि आपको डिसीजन लेने होते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, डिसीजन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमने ये भी देखा था कि अनस्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं, सबको पता है कि हमें यही डिसीजन लेना है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्ड में आ जाते हैं, बार बार ये काम हो रहे होते हैं और ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड डिसीजन ले रहे होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड में ये होता है कुछ चीजें आपके पास अनयूजुअल होती है, कुछ स्ट्रक्चर्ड होती है, यानी कुछ प्री डिफाइंड आपको पता है ये इस तरह से हैंडल करने वाली चीजें, प्लस कुछ अनयूजुअल चीजें, कुछ ऐसे भी टास्क आ सकते हैं जो हो सकते हैं कि आपके पास पहले से उनकी नॉलेज ना हो। और अनस्ट्रक्चर्ड में टोटली कोई न्यू और कोई चैलेंजिंग टास्क होता है, और ये डिसीजन जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट देती है, हर बंदा ये वाले डिसीजन नहीं ले सकता। और हमने ये देखा था कि जो डिसीजन मेकिंग है उसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो कि प्रॉब्लम आ क्या रही है। उसके बाद आप उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस को क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, मल्टीपल सॉल्यूशंस को डिजाइन करते हो। फिर उसके बाद आप उनमें से बेस्ट सोल्यूशन को चूज कर लेते हैं कि इनमें से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है हमारा। और देन ये बच्चे आगे, इनको जरा हम एक्सेप्ट कर लें जी। और देन हम लोग ये करते हैं कि जो बेस्ट सोल्यूशन था उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कि जिसका हमें लग रहा है कि हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो इस सोल्यूशन से ज्यादा तो सॉल्व होने के चांसेस हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग के हम लोगों ने 4 स्टेप्स देखे थे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि मैनेजर जो है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए। वो डिफरेंट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है, जिनकी बेसिस पे मैनेजर्स जो है वो उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए फिर अपना मुस्तकबिल के लिए जो उनकी प्लानिंग होती है वो कर सकते हैं, और जो इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इनमें कुछ रिपोर्ट स्केड्यूल्ड होती है, यानी किसी रेगुलर इंटरवल पे वो रिपोर्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे उनकी मैनेजर्स के डैशबोर्ड पे या उनकी स्क्रीन पे, या जो उनके लॉगिन पे उसके अंदर वो नोटिफिकेशन आ जाएंगी और उनके पास वो स्केड्यूल रिपोर्ट्स उनके सामने आ जाएंगी। कुछ ऐसी होती है जो एड हॉक होती है, यानी जब वो क्वेश्चन करेंगे, जब वो क्यूरी लिखेंगे, या जब वो किसी स्पेसिफिक बटन पे क्लिक करके मेन्यू से कोई आइटम सिलेक्ट करेंगे, वो जस्ट उस वक्त उनके पास डिस्प्ले होगी वो रिपोर्ट। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो वैनिश हो जाएगी। इस तरह से हम अक्सर ग्रुप्स देखें, फेसबुक पे हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर हमें अपनी
ग्रुप में मेंबर्स की एंगेजमेंट रिपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों के पास एंगेजमेंट रिपोर्ट जो वो जनरेट हो रही होती है और आपकी ग्रुप की सेटिंग्स में मौजूद थी, आप वहां जाके यूजर्स की ग्राफ और चार्ट की फॉर्म में विजिबल होता है सब कुछ। आप वहां पे मेंबर्स की एक्टिविटीज को विजिबल कर सकते हैं, टॉप पोस्ट भी देख सकते हैं, काफी रिपोर्ट्स वहां पे बनी होती है। तो ये उसकी एग्जाम्पल में ही आ जाती है। ठीक है, रियल टाइम रिपोर्टिंग हो रही होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉल सेंटर्स है या इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काम जो है उनको टाइम टू टाइम कुछ एक्शन देने, टाइम टू टाइम डिसाइड करने, और उनके पास डिफरेंट कॉल सेंटर्स में डिफरेंट उनके पास इश्यूज आते हैं, रिजॉल्व करते हैं वो उनको। ठीक है, टिकट्स जनरेट करते हैं। एक अगर एजेंट ने किसी इशू पे काम किया, दूसरा एजेंट अगर उसी इशू पे सेम उसके पास जो टिकट आती है उसे भी काम करना होता है, तो वो किस तरह से उसे हैंडल करेगा, वो एक दूसरे साथ कोलैबोरेशन बड़े स्मूथली कर रहे होते हैं। तो रियल टाइम भी रिपोर्ट जनरेट हो रही होती है जिससे एक्टिविटीज मॉनिटर हो रही होती है। उसके बाद है जनाब, जो आज का टॉपिक है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है अगर हम वो यूज करेंगे तो हमारे बिजनेस में हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करें। टेक्नोलॉजी एक डायमेंशन जरूर है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एक डायमेंशन किस तरह से कहेंगे, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है ना उनकी 3 डायमेंशन होती हैं। 3 डायमेंशन का मतलब है कि ये 3 डायमेंशन वो टच करेंगे, वो कवर करेंगे तो फिर ही इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। कौन कौन सी 3 डायमेंशन का होना जरूरी है? एक ऑर्गेनाइजेशन की डायमेंशन होना जरूरी है, आपके बिजनेस की डायमेंशन होना जरूरी है, दूसरा मैनेजमेंट की डायमेंशन होना जरूरी है, तीसरा टेक्नोलॉजी की डायमेंशन होना जरूरी है। अब इन तीनों की जरूरत क्यों पेश आती है? देखिए, मैनेजमेंट आपकी, सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, बिजनेस में एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। बिजनेस कैसे काम करेगा, जैसे बैंक्स हो गए, उनका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है काम करने का। एक कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ डेली एक्टिविटीज होती है, कुछ रूटीन वाइज वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उनके कुछ गोल्स होते हैं। तो जब तक आपको ये गोल्स क्लियर नहीं होंगे, अपने ऑपरेशन क्लियर नहीं होंगे ना, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं बनवा सकते। तो आपको अपने गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम बनवाया है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, वो कैसे काम करेगा। फिर आपकी मैनेजमेंट की डायमेंशन, मैनेजमेंट की तमाम नीड, मैनेजमेंट कैसे काम करती है, उसको कौन कौन से बटन्स चाहिए, उसको कौन कौन से मेन्यूज चाहिए, उसमें डिसीजन मेकिंग किन रिपोर्ट्स पे करनी होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट की नीड्स की डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको बिजनेस की नॉलेज होगी, आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज होगी, प्लस आप टेक्नोलॉजी यूजर्स होंगे, आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। या तो आपको टेक्नोलॉजी में 2 तरह के लोग आ जाते हैं। एक वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम के स्पेशलिस्ट, जो डिजाइन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर कोडिंग वगैरह करके इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आप उनको हायर करते हैं, ठीक है, ताकि वो आपके लिए सॉफ्टवेयर जनरेट कर दें। वो लोग प्लस एंड यूजर्स होने चाहिए जो टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, वो लोग होने चाहिए। और टेक्नोलॉजी, अगर आप ही सोचते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहा हूँ, नहीं। ये किसी हद तक आपको सपोर्ट तो जरूर दे देंगे, बट प्रॉपर एक सपोर्ट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑपरेशन की, जैसे बैंक्स है, बैंक्स में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ठीक है, वो एक्सेल पे काम कर रहे हैं, वो डेटाबेस के लिए कोई ओरेकल या कुछ इस तरह की डेटाबेस यूज कर लेते हैं। ठीक है, और वो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करें। उनकी जो रिक्वायरमेंट फिलहाल जो करंट सॉफ्टवेयर से पूरी हो रही है ना, अकाउंट सर्चिंग और टैक्स डिडक्शन और फंड्स ट्रांसफर की डीलिंग और कस्टमर्स और उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सपोर्ट है। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन होती नहीं है, बैंक का सर्वर अपडेट हो जाता है, किसी ने कैश विड्रॉ किया, बैंक का सर्वर अपडेट हो गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑपरेशन है जो उनका सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो सारे ऑपरेशन उस सॉफ्टवेयर के बगैर, सिर्फ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स हैं और ये सारी चीजें, इनको यूज करते हुए नहीं होंगे। जब तक आपके पास प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो आप, यानी टेक्नोलॉजी आप यूजर, अगर आप टेक्नोलॉजी यूजर, आपके पास वाईफाई मौजूद है, आपके पास कंप्यूटर्स मौजूद है, आपके पास मशीन मौजूद है, लेकिन आपने अगर कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर नहीं डिजाइन किया हुआ ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो शायद आपको उस तरह से हेल्प ना कर सके। तो कुछ लोग समझते हैं कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करें तो हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करें, तो ऐसा नहीं है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नो डाउट एक प्लेटफॉर्म, एक बेस प्रोवाइड करेगी, आपको टूल्स प्रोवाइड कर देगी, आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी जिसको यूज करते हुए आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। बट ये इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर यूज करें तो इट्स नॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टेक्निक्स आ जाती हैं। आप डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, ठीक है। आप कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं, आप डिफरेंट जनरल पर्पज या सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आप नेटवर्क यूज करते हैं ताकि आप डेटा को प्रोसेस भी कर सके और डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने आईटी टेक्नीशियंस को हायर करना है, ठीक है, और उनके जरिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी नीड्स होंगी वो उनको बताकर एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करवा लेना है और फिर उसके बाद उसे डिप्लॉय भी करना है डेफिनेटली, यानी इम्प्लीमेंट भी करवाना है, इंस्टॉलेशन भी करवानी है और अपने एम्प्लॉयज को उसके जरिए गाइड भी करवाना है कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज करें। यानी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आईटी को यूज करते हुए आपसे बनाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना है। आपने अगर कोडिंग भी करनी है तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। तो ये आपको एक जैसे होता है ना कि एक इमारत को बनाने के लिए ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, इस तरह की चीजें, तो इसी तरह से एमआईएस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एमआईएस, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आपकी बिजनेस ऑपरेशंस को सपोर्ट दी जा रही होती है, उसमें आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन, उसमें आपकी इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है उसको सपोर्ट दी जा रही थी। दैट इज वेरी स्पेशलाइज्ड। उसको डिजाइन करने के लिए आपको प्रॉपर स्किल्ड पर्सन को हायर करना पड़ता है, ठीक है। जिसकी मदद से क्या होगा कि टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी कर सकेगी, रिकॉर्ड भी कर सकेगी, सेव भी कर सकेगी, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकेगी डिफरेंट एम्प्लॉयज के दरमियान। और इसमें हम लोग मोस्टली कंप्यूटर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली कंप्यूटर्स को यूज करते हुए हो रहा होता है काम। हम वेबसाइट्स बना लेते हैं अक्सर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, या हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कस्टमर्स को उसके साथ एक्सेस दी जाए तो आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना लें। अदरवाइज अगर सिर्फ एम्प्लॉयज उस पर काम करें तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं, नेटवर्क में आपकी शेयर हो जाएगी, आपके इंटरनल नेटवर्क में। तो ये सारा टोटल है कि हम आईटी को किसके यूज कर रहे हैं कि हम अपनी एमआईएस की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। आईटी के जरिए हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकें जिसके जरिए हम अपनी बिजनेस की गोल्स को अचीव कर सकें। दैट इज अबाउट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जस्ट टेक्नोलॉजी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह की ही सारी उसमें पॉइंट्स लिख देंगे कि टेक्नोलॉजी और उसमें क्या डिफरेंस है, और टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करी बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर को जनरेट करने के लिए भी और उसे रन करने के लिए भी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बिजनेस। हम बना ही बिजनेस के लिए रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हमारा बिजनेस है तभी हम कंसीडर कर सकते हैं, और स्मॉल बिजनेस तो इवन अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम काफी एक्सपेंसिव होते हैं, स्मॉल बिजनेस इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मोस्टली ये होता है कि जो लार्ज बिजनेस होते हैं, जो मीडियम लेवल के बिजनेस होते हैं, वो ही अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाते हैं, स्मॉल बिजनेस अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं करवाते। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस हैं, जो हमारे पास इस तरह का डेटा जो हम सेव कर रहे हैं। जी रोल नंबर 1031, काफी लेट है आप। अच्छा जनाब, तो मैनेजमेंट, एक मिनट वेट कीजिएगा जरा आप लोग। मारिया, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सभी आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है। अच्छा, सो बात हो रही थी कि बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में बिजनेस की। अब बिजनेस में आपके डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जो परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब जो जैसे जैसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी, कोई ट्रांजेक्शन होगी, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो या चाहे वो आपकी इन्वेंट्री चेंजेस से रिलेटेड हो, आपकी सेल्स हो, आपकी कस्टमर्स के साथ डीलिंग्स हो,
आपको आप एम्प्लॉइज को सैलरी पे कर रहे हो, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं आपकी, कुछ भी एक्टिविटीज हो रही हैं, आप वो कंप्यूटराइज डेटाबेसेस में सेव करते हैं और वो आपकी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बैक एंड पे डेटाबेसेस होती हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं हमेशा उनकी बैक एंड पे डेटाबेसेस जनरेट होती हैं और उन डेटाबेसेस में हमारे सॉफ्टवेयर जो डाटा प्रोसेस करते हैं वो उसमें सेव होता है। हम उन्हीं डेटाबेसेस को यूज करते हुए फर्दर रिपोर्ट्स भी जनरेट करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। सो डेटाबेसेस है हमारे पास, इसमें जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड डेटा को स्टोर करेंगे और हर लेवल की मैनेजमेंट के एंड पे कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स जनरेट हो रही होती है उनकी डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए। और इट इज यूजुअली ऑल्सो पॉसिबल टू ऑब्टेन स्पेशल रिपोर्ट फ्रॉम द सिस्टम्स इजीली। जी डेफिनेटली, अगर आप स्पेशल रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आपके पास टूल्स होते हैं, बटन्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, वहाँ पे आप अपनी स्पेशल रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम लोग मैनेजर्स को फीडबैक प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि वो परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की, और टॉप लेवल मैनेजर्स जो है वो एज अ होल पूरी कंपनी को मॉनिटर कर सके। यानी उनके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए कि वो हर ट्रांजेक्शन को समराइज फॉर्म में भी डाटा को देखिए, डिटेल्ड फॉर्म में भी देखिए क्या ऑर्गेनाइजेशन में एक्शंस परफॉर्म हुए हैं और क्या प्रोग्रेस रही है। तो इसमें आपके पास वही वाला सारा कॉन्सेप्ट है कि आप मेजर कर लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस की। आपके पास ग्राफ्स वगैरह आ रहे थे, चार्ट आ रहे थे कि हमारी सेल्स इस महीने इतनी थी, हालांकि हम लोग एक्सपेक्ट इतनी कर रहे थे। वो ग्राफ्स में कंपैरिजंस भी होते हैं डिफरेंट ना, कि कितनी एक्सपेक्टेड थी और कितनी हमारी एक्चुअल सेल है, इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। इससे जरा परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। और कंपनी के जो इंफॉर्मेशन होती है वो ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है काफी सारे जो सेंटर्स हैं उनसे कलेक्ट की जाती है। आपके पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स भी हो सकते हैं जिनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आपकी एटीएम मशीन्स भी हो सकती हैं, आपके एम्प्लॉयज के पीसीज भी हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे हो सकते हैं आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ रही हो। उसके बाद क्या है कि ये जो नेक्स्ट है कि हमारे पास इंटरवल और ऑन डिमांड डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती हैं। हम क्यूरीज के जरिए क्यूरी लैंग्वेज यूज करते हैं बैकएंड पे, क्योंकि जहाँ डेटाबेस यूज होगी ना वहाँ क्यूरी लैंग्वेज यूज होगी। क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है? ये डेटाबेस की लैंग्वेज होती है और बहुत सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। जो डेटाबेस पे काम करते हैं उन्हें ज्यादा आइडिया होगा इसके बारे में कि वो सिंपल क्यूरीज लिख के डेटाबेस से बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो डेटाबेस से डेटा हमेशा क्यूरी लैंग्वेज के जरिए एक्सट्रैक्ट होता है। तो इसके जरिए आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर से। और ज्यादा क्या, मैनी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आल्सो मॉनिटर एंड डिस्प्ले द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी स्टॉक। तो काफी काफी चीजों के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। आपके बिजनेस पे डिपेंड करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अच्छा, अब हम लोगों ने जो एप्लीकेशन है बेसिकली हमारे एमआईएस सॉफ्टवेयर की इन बिजनेस, वो हम देख लेते हैं। काफी सारे सॉफ्टवेयर बनवाए जा सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये किया जाता है कि इन सब सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को कंबाइन करके ही बनाया जाता है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या कैटेगरी थी, इनमें से काफी हम लोगों ने देखे भी होंगे पहले और कुछ नए भी होंगे। हम देख लेते हैं। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम हम पहले देख चुके हैं कि आप अगर देखें तो ये भी मैनेजमेंट को सपोर्ट ही कर रहा है, ठीक है, मैनेजर्स को सपोर्ट ही कर रहा है। और इसका पर्पस क्या होता है कि एग्जेक्टिव्स को एक हाई लेवल व्यू भी दिया जाए, ठीक है, और एक लो लेवल या डीप व्यू भी दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज का, और उन्हें तमाम नेसेसरी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन की, उनको उसको व्यू करने की, मॉनिटर करने की ऑप्शन दी जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना सीनियर मैनेजमेंट, क्योंकि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते, तो ये भी सीनियर मैनेजमेंट भी इस तरह से डिसीजंस नहीं लेती जबकि इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। जब तक इन्हें ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट ये स्टडी नहीं करेंगे ये लोग डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि इनके डिसीजन बहुत क्रिटिकल होते हैं, नॉन रूटीन होते हैं। कौन सी फैक्ट्री नई लॉन्च करनी, कौन सी प्रोडक्ट नई लॉन्च करनी, कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो चल नहीं रही है, खत्म करनी है, बहुत सारे डिसीजन इन्होंने लेने होते हैं। तो इनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना जरूरी। उसके बाद क्या है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मुझसे शायद किसी ने डिस्कस भी किया था अपना मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की। उसमें उनके सॉफ्टवेयर में मार्केटिंग के हिसाब से भी टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं।
तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें मार्केटिंग को सपोर्ट दी जाए, जिसमें आपकी कैंपेन्स के बारे में, आपकी प्रमोशंस के बारे में, आपकी सेल्स के बारे में, आपके कस्टमर्स को इंगेज रखने के बारे में आप डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट कर सकें और फ्यूचर प्लानिंग कर सकें उसकी बेस पे कि हम लोग किस तरह से मजीद अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बेहतर बना सकते हैं। मार्केटिंग ये होता है कि बेसिकली मार्केटिंग एक बहुत वसी टर्म है। इसको जस्ट हम एडवर्टीजमेंट में नहीं लेते कि आपने जस्ट एड्स लगवा दिए और उसके जरिए जनाब आपकी मार्केटिंग हो रही है। सिर्फ एड्स मार्केटिंग में नहीं आते। मार्केटिंग आप लोगों ने एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ी होगी। मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर्स के बिहेवियर्स को, उनके ट्रेंड्स को देखना, ये सब भी मार्केटिंग के अंडर ही आता है। यानी सिंपल आप एड्स लगा के कि आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टीवी पे एड्स चलवा दिए और आप मार्केटिंग करें, इस तरह से नहीं होता। वो कस्टमर्स की हर वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस भी करनी पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कस्टमर्स को उनके साथ उनको एंगेज भी करें, उनके साथ इंटरेक्शन भी करें। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे इतने सारे पेजेस बने हुए हैं, इतने सारे अकाउंट्स हैं जिसमें लोग अपने कस्टमर्स के साथ ना कभी गेम्स खेल रहे होते हैं, कभी उनको पोस्ट पे एंगेज कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी बिजनेस है ना, वो बिल्कुल कस्टमर्स को छोड़ नहीं देता कि ठीक है जब आना होगा आएगा, जब नहीं आना होगा नहीं आएगा। वो उनको अपने साथ एंगेज रखते हैं, उनके साथ डिफरेंट प्रमोशंस पे काम करते हैं, उनको कहते हैं लाइक शेयरिंग काफी टास्क देते हैं, अपने फ्रेंड्स को टैग करें, क्विज करवा लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मार्केटिंग की काफी ज्यादा जो है ना ऑप्शन है। मार्केटिंग में मैं बता रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एडवर्टीजमेंट नहीं बल्कि कंप्लीट कस्टमर्स को किस तरह से अपने साथ एंगेज करना है, अट्रैक्ट करना है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उसकी नीड्स जानना है, ये सब मार्केटिंग में आ जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको इन चीजों के लिए, इन इस तरह की रिपोर्ट्स के लिए टूल्स प्रोवाइड करें, वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होंगे। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम। अच्छा, हमारे पास ऐसे इंटेलिजेंस सिस्टम्स होते हैं बिजनेस के लिए जिनके अंदर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स यूज होती हैं, कुछ डेटा माइनिंग की टेक्निक्स यूज होती हैं। ठीक है, यानी जिसमें डेटा को डीपली एनालाइज किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जैसे स्पीच रिकॉग्निशन की मैंने एग्जांपल दी थी, गूगल ट्रांसलेशन हो रही है। ठीक है, आप देखते होंगे इनके 100% रिजल्ट्स ठीक नहीं आते क्योंकि ये सिर्फ प्रेडिक्शंस करते हैं। इनके पास प्रीवियस इतना डाटा इसके अंदर फीड किया जाता है, इतनी तादाद में डाटा की इनपुट की जाती है। जैसे स्पीच रिकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर बनाना है तो वॉइसेस और उनकी ट्रांसक्रिप्शन की, इस वॉइस की क्या रिटन टेक्स्ट है, वो इतनी तादाद में फीड किया जाता है कि वो सॉफ्टवेयर खुद से उनकी मैपिंग कर देता है कि इस ये वर्ड है, इसके अगेंस्ट ये जो लेटर है, या लेटर्स कह दो या वर्ड्स कह दो, रिटर्न टाइप में ये वाली चीजें आ जाएंगी। सो उसमें इतनी बड़ी तादाद में लर्निंग करवाई जाती है सॉफ्टवेयर की, वो एनालाइज करता है, वो उसमें से ट्रीज बनाता है, डिसीजन ट्रीज, मैपिंग्स करता है, बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, वो फिर उसमें से प्रिडिक्शंस करने के काबिल हो जाता है। तो इसी तरह से जो बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं ये भी यही करते हैं कि डिसीजन मेकिंग की पावर प्रोवाइड करते हैं। कैसे कि जो इसके पास डाटा होगा, डिफरेंट जगहों से कलेक्ट किया होगा, उस सारे डेटा पे, प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा पे, और जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है सब पे ये कुछ ना कुछ एनालिसिस करता है। कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके अंदर कुछ कोडिंग की जाती है इस तरह की कि जिसपे डाटा में एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद वो फिर प्रेडिक्शंस करते हैं और डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स को कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करके बताते हैं कि एक्सपेक्टेड जो है ना वो ये काम हो सकता है। प्रेडिक्ट करके बताते हैं कि एक्सपेक्टेड आपकी परफॉर्मेंस ये हो सकती है या आपको इस तरीके से काम करना पड़ सकता है। यानी जस्ट प्रेडिक्शन होती है, लेकिन डेफिनेटली एक कंप्यूटर, क्योंकि वो एक पूरा बिहेवियर आप ऑर्गेनाइजेशन का अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद उस पर एनालिसिस करके आपको डेटा प्रोवाइड करता है, तो काफी हद तक ये प्रेडिक्शंस ठीक भी होती हैं। ठीक है, यानी काफी हद तक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पास्ट पैटर्न्स को देख के कोविड-19 की पाकिस्तान में ग्रोथ को अगर प्रिडिक्ट करना चाहें कि नेक्स्ट 10 डेज में क्या ग्रोथ होगी, तो वो प्रिडिक्शन सॉफ्टवेयर इजीली कर सकते हैं। प्रीवियस सारे डेटा को डे बाय डे कितनी हमारे पास केसेस आए उन सबको वो देख के एनालाइज करेगा। ठीक है, और देखेगा कि क्या फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन की जा सकती है बेस्ट, तो फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर देगा कि इस अगर नेक्स्ट 10 डेज में देखें तो इतने % मजीद इंक्रीज हो सकती है। तो ये चीजें होती है कि बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम आपको फ्यूचर के प्रेडिक्शंस के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, CRM सॉफ्टवेयर काफी सारी कंपनीज यूज कर रही हैं। इसमें क्या होता है कि हम कस्टमर को फोकस करते हैं। ठीक है, कस्टमर की नीड्स क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, वो प्रोडक्ट किस तरह की चाहते हैं, प्रोडक्ट में अभी फिलहाल मार्केट में क्या क्या ट्रेंड्स प्रोडक्ट के मौजूद हैं, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस मार्केट में क्या मौजूद हैं, और
कस्टमर्स किन प्रोडक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन सारी चीजों को स्टडी किया जाता है। फिर उनको उनके साथ मार्केटिंग भी की जाती है, सेल्स जनरेट की जाती है। ठीक है, कस्टमर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, उनके प्रॉपर अकाउंट्स जिसमें वो साइन अप करते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उनके इंटरेस्ट, वो किस 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 चीजों को सर्च करें, प्रोडक्ट्स को सर्च करें, आपकी वेबसाइट पे आके ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कस्टमर की क्या इंटरेस्ट है। आप अक्सर देखते होगे, आप अक्सर लाइक आपको कोई चीज परचेज करनी है, आपको मोबाइल परचेज करना है, आपने गूगल पे लिखा या सर्च किया कहीं, तो आपको डिफरेंट साइट्स पे फिर उसी तरह के एड्स आना शुरू हो जाते हैं, मोबाइल्स के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। आप लोग फेसबुक पे जाएंगे, मोबाइल का ऐड नजर आ जाएगा। आप लोग मैसेंजर पे जाएंगे, आप अगर फूडी पर्सन है, आप देखिए मैसेंजर पे आपको खानों की चीजें नजर आ रही होंगी, रेस्टोरेंट नजर आ रहे होंगे जिनकी एड्स आ रहे होंगे। तो यानी उसमें आप कस्टमर्स की ना इस तरह की जो ट्रैकिंग होती है, क्लिक स्ट्रीम ट्रैकिंग कहते हैं इसे, या पर्सनल की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ना, उसकी सर्च से रिलेटेड, वो भी आप सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे होते हैं अपने पास, ताकि आप कस्टमर्स को बेटर वे में फ्यूचर में उनको सर्व कर सके। आप देखिए यूट्यूब पे आप लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, एक वीडियो सर्च की, उससे रिलेटेड वीडियो सजेशन में आती है, और उसकी जो फीड होती है उसमें उससे रिलेटेड वीडियोस आना शुरू हो जाती है। या अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे गए हैं ना, आपने पहले यूट्यूब कभी वॉच नहीं किए, तो उसमें पाकिस्तान से अगर आप गए तो पाकिस्तानी लोगों के इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह का मटेरियल देखना पसंद करते हैं, उसमें उस तरह का मटेरियल आना शुरू हो जाएगा। यानी आप ये नहीं देखेंगे कि आप यूट्यूब पाकिस्तान से लॉग इन करते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको इस तरह की चीजें नजर आ जाए जो चाइनीज या ब्रिटिश या वो लोग ज्यादा सर्च करते हैं। आपको पाकिस्तानियों के हिसाब से कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग होती है, आपको पाकिस्तानी कंसीडर करके जिस तरह पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है सर्चिंग का, यूट्यूब पे वीडियोस देखने का, आपको वो शो होना शुरू हो जाती है। यानी चलिए बात तो बहुत आगे निकल गई, वापस आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ। ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो कस्टमर्स की नीड्स को ट्रैक करते हैं, उनको अपने साथ एंगेज भी रखेंगे, उनके साथ सेल्स जनरेट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने से लेकर ऑर्डर डिलीवर करने तक हर जो एक्टिविटी है, ट्रैकिंग करनी है ट्रैकिंग करें, हमारे कांटेक्ट करना है कांटेक्ट करें, उनके उनको डिफरेंट आप फीचर्स प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को। और इसके अलावा जो सीआरएम है, इसकी बेस पे आपके बिजनेस की प्रोग्रेस बहुत सारी डिपेंडेंट होती है, क्योंकि कस्टमर्स को जितना अच्छा फैसिलिटेट करेंगे उतना ही वो आपके साथ एंगेज भी रहेंगे और रिटेन भी रहेंगे। अदरवाइज अगर कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस हो सकता है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम अक्सर उनको सेल्फ सर्विस अकाउंट भी बना के देते हैं कस्टमर्स को, ऐसे अकाउंट्स की जो जिसमें वो खुद ही अपना डाटा मैनेज करें। जैसे अब देखें, आप लोग एक नया ट्रेंड चला हुआ है, आप लोग कोई भी डिवाइस परचेज करते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग 4G डिवाइस परचेज कर लिए कोई आपने, आपको उसकी मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगी, वहां जाके आप उसकी सारी डिटेल्स चेक करें, उसका पैकेज कराएं, सब कुछ खुद करें, आपको ना शॉप पे जाना पड़ेगा, ना आपको किसी से हेल्पलाइन पे कॉल करके बात करनी पड़ेगी, आपको बेसिक फीचर्स सारे उधर मिल जाएंगे। आप सिम परचेज करते हैं, आपको बेसिक फीचर्स सारे सिम के, अब उसकी एप्लीकेशन जैज की भी एप्लीकेशन है, जोंग की भी एप्लीकेशन है, डिफरेंट एप्लीकेशन कंपनीज ने बनाई हुई कि आप अपने पैकेजेस भी वहां खुद परचेज करें, अपनी डिटेल्स भी खुद देखें, अपनी बैलेंस को भी खुद लोड कर ले, सब कुछ वहां पे खुद ही कर ले, हमारे से कांटेक्ट ना करें। यानी आपकी आप जो कस्टमर्स हैं उनको एक अथॉरिटी दे रहे हैं अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, बैंक्स देख ले तो मेजोरिटी बैंक्स जो है उन्होंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बना ली है, ट्रांजेक्शन खुद करें, मोबाइल बैलेंस करना है, बिल पे करना है, टैक्स पे करना है, सब कुछ खुद करें। यानी बहुत ज्यादा सपोर्ट, कस्टमर को जितनी ज्यादा सपोर्ट देंगे कस्टमर उतना ही ज्यादा आपके साथ रिटेन रहेगा। सीआरएम सॉफ्टवेयर में वो सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं जिसमें हम कस्टमर्स को अपने साथ रिटेन रख सके। नेक्स्ट है जनाब सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सिस्टम। इसमें सीआरएम का ही कंपोनेंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो सेल्स टीम हमारी काम कर रही होती है, ठीक है, उनके बहुत सारे काम को या सेल्स की जो प्रोसेसिंग होती है उसको ऑटोमेट कर देते हैं, कंप्यूटराइज कर देते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह सारी, और ट्रैकिंग करना ऑर्डर की, ऑर्डर को किस तरह से हैंडल करना है, उस पर किस तरह से फीडबैक देना है कस्टमर को, कस्टमर अपने ऑर्डर को किस तरह से ट्रैक कर सकेगा, ये सारी जो सेल्स की चीजें होती हैं वो सारी सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में, यानी जो हमारी सेल्स पहले मैनुअल तरीके से हैंडल हो रही थी वो हम कंप्यूटराइज तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। टीपीएस का मैंने बता दिया था, टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को मोस्टली इंफॉर्मेशन इधर से ही मिलती है। ठीक है, अगर रिपोर्ट जनरेट होनी है ना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो टीपीएस के डेटा पर ही रिपोर्ट जनरेट होनी होती है। तो मोस्टली इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट हो रही होती है टीपीएस से। इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से डाटा आ जाता है,
या आपके एम्प्लॉयज के आ जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टम दैट अलाउज अ ट्रैवलर टू सर्च फॉर अ होटल एंड इंक्लूड रूम ऑप्शन। इस तरह के सिस्टम्स होते हैं, प्राइस रेंजेस वगैरह बता देते हैं, और वो पूरा एक उन्होंने होटल की एग्जांपल दी है कि अगर किसी ने सर्च करना हो तो वो उस टीपीएस सॉफ्टवेयर में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सर्चिंग करेगा और फिर जो भी सूटेबल लगेगा उसको ऑर्डर कर देगा, या उसको जो भी ट्रांजेक्शन करनी होगी वो वहाँ कर लेगा। तो जैसे ही वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा टीपीएस में वो चीज रिकॉर्ड होगी, और जब नेक्स्ट टाइम एमआईएस सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट जनरेट होनी होगी तो इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा। उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का भी मैंने बता दिया है कि इसमें आपकी कंपनी की जो नॉलेज है, ठीक है, डिफरेंट नॉलेज हो सकती है, उस नॉलेज को आप डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, सेव भी करते हैं, ठीक है, और अपने एम्प्लॉयज जो है उनके दरमियान शेयर भी कर रहे होते हैं। और नॉलेज मैनेजमेंट में आपके डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई इशू आ रहा है, ठीक है, उसे कैसे रिजॉल्व करने, आप नॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ये सारे ऑप्शन देख सकते हैं। सो हमारे पास जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर काफी चीजें हैंडल हो रही होती है, जो आपकी बिजनेस नॉलेज है, आपके फॉर्मूलाज है, आपकी डिफरेंट कंपनी में जो इश्यूज आते हैं और उनको एम्प्लॉयज कैसे रिजॉल्व करते हैं, वो वाली चीजें भी नॉलेज मैनेजमेंट में हैंडल हो रही होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम बनाए जा सकते हैं जनाब, जिसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जनरेट हो सकती हैं, आपके अकाउंट पेएबल, रिसीवेबल, आपके जितने डेबिट्स हो रहे हैं, जितने क्रेडिट्स हो रहे हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे जो ऑन होल्ड पेमेंट्स हैं या रिसीव हो चुकी हैं, सारी ट्रांजेक्शन उसके अंदर पूरी स्टेटमेंट बनी होती हैं। एक एक ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट हम लोगों ने बजटिंग कितनी की हुई है, हमारे बिल्स कितने पे हो रहे हैं, हमारे टैक्सेस कितने पे हो रहे हैं, एक एक चीज ऑडिट अक्सर जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम से होता है। तो ये सॉफ्टवेयर भी आप अलग से भी जनरेट कर सकते हैं, प्लस आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी पार्ट होगा ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद जनाब हमारे पास जो नेक्स्ट है, लास्ट स्लाइड, ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स, भी तो मैनेजर्स है ना, एचआर मैनेजर्स, उनको अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, उनकी डाटा को मैनेज करना है, उनकी सैलरीज को जनरेट करना है, उनके ओवर टाइम्स का ट्रैक रखना है, कौन किस पोजीशन पे काम कर रहा है, ठीक है, उसकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन सारी अपने पास रखनी है, उनके डाटा को हैंडल करना है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि वो थ्रेट करने के लिए ज्यादा यूज हो रहा होता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली क्या होता है कि इस तरह की इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज को, फैसिलिटेट करें अपने एम्प्लॉयज को कि उनके लिए हैप्पी वर्किंग इन्वायरमेंट हो और वो खुशी खुशी काम करना पसंद करें। तो मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स का ये काम होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन हमारे यहाँ कुछ डिफरेंट सिनेरियो है, हमारे यहाँ लोग भी कुछ ऐसे हैं जब तक उन्हें थ्रेट ना किया जाए वो काम नहीं करते, जब तक उन पर नजर ना रखी जाए वो सिंसियर होकर काम नहीं करते। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो हैं वो ट्रैकिंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस की, वो कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके पेरोल का डेटा, उनके ओवर टाइम का डेटा, ठीक है, उनके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना, उनके लिए वर्कशॉप जनरेट करना, यानी वर्कशॉप अक्सर ऑर्गेनाइज की जाती है एम्प्लॉयज की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो चीजें करना भी एचआर का काम होता है। हायरिंग करना, फायरिंग करना, डिस्कशंस करना, एम्प्लॉयज के रिवॉर्ड या बोनस या इंसेंटिव्स वगैरह सेट करना, तो बहुत सारे काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को करने होते हैं। तो अगर इनको भी कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया जाए, जो कि है भी सपोर्ट, ईआरपी में भी मेरा ख्याल से सपोर्ट है इसकी, तो अगर आप कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, तो वो बेहतर हो जाएगा उनके लिए। अपने एम्प्लॉयज को ट्रैक करना, उनकी पर्सनल डिटेल्स भी सारी उनके पास आ जाएंगी, वो किसी को कांटेक्ट करना चाहेंगे वो उसी ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर पे उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इवन कोई कोरिस्पॉन्डेंस करनी होगी, कोई मीटिंग सेट करनी होगी, वो सबको वहीं गाइड कर सकते हैं। पे अगर उन्होंने देखनी है, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी पे रोल्स वगैरह जनरेट करनी है, वो भी वो सॉफ्टवेयर से जनरेट हो जाएंगे और पूरी लिस्ट उनके पास आ जाएगी। तो ह्यूमन रिसोर्स को स्टाफिंग के लिए कंट्रोल देने के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो जनरेट किए जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाहिर है कि कुछ सप्लाई की बात हो रही है, ठीक है, यानी इसमें हम अपनी सप्लाईज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज या मटेरियल या सर्विसेज जो हम सप्लायर से ले रहे हैं या जो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में दोनों चीजें आ जाती है, अपस्ट्रीम भी डाउन स्ट्रीम भी, यानी आपके सप्लायर टू कस्टमर और आपके सप्लायर टू फर्म यानी आपकी कंपनी और फर्म टू कस्टमर, ये दोनों चेंज इसमें आ जाती है। तो उसमें जब आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं अपनी रॉ मटेरियल की कि सप्लायर से आपके पास रॉ मटेरियल टाइम पे डिलीवर हो रहा है, सप्लायर को आप कितना पे कर रहे हैं, सप्लायर से कितनी इस दफा रॉ मटेरियल की
क्वांटिटी आपने लेनी है, सप्लायर को कितनी पेमेंट की, किस किस स्केड्यूल पे सप्लायर ने हमें ये सारी आइटम्स भेजनी है, हमारी स्टॉक में आइटम्स आ चुकी हैं, हमारे गोदाम में ये आइटम्स आ चुकी हैं, एंट्रीज हो चुकी हैं, वो सारी एंट्रीज इन सॉफ्टवेयर से हो रही होती हैं। ठीक है, ऑर्डर्स वगैरह भी इन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल हो रहे होते हैं। इसी तरह से हमारी शिपमेंट अगर कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर्स या किसी और थर्ड पार्टी तक हमारी प्रोडक्ट की शिपमेंट्स जा रही हैं, तो उसको भी हैंडल करना कि हमारे क्या क्या स्केड्यूल्स हैं और हम होलसेलर्स या रिटेलर्स को किस प्राइस पे कब कब आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करके या उन तक प्रोवाइड करें वो आइटम्स। तो इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पूरी आपकी जो भी फ्लो होगा ना उसको ट्रैक किया जाएगा, और जो आपकी आइटम्स डिलीवर हो रही होंगी एक जगह से दूसरी जगह पे उनको उनके रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जाएगा। तो जनाब ये टोटल हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अभी तक जो सेकंड चैप्टर ही स्टार्ट है। ठीक है, इसके 2 टॉपिक्स रह गए आई गेस। ठीक है, उसके अलावा ये सारा कंप्लीट हो चुका है।